इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालेंगे, वर्साई की संधि। देखिए, ये एक ऐसा समझौता था जिसे बनाया तो गया था शांति लाने के लिए, लेकिन इसकी जो विरासत है वो कहीं ज्यादा जटिल और विरोधाभासी निकली। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। मतलब सोचकर ही अजीब लगता है ना कि एक दस्तावेज जिसका एक ही मकसद था, एक भयानक युद्ध को खत्म करना, वही दस्तावेज एक दूसरे और भी ज्यादा भयानक युद्ध की नींव कैसे रख सकता है। जरा उस समय के यूरोप के बारे में सोचिए। 4 साल की जबरदस्त तबाही के बाद पूरा महाद्वीप एक तरह से खंडर बन चुका था। वो बड़े बड़े साम्राज्य जो सदियों से दुनिया पर राज कर रहे थे, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए थे। आगे क्या होगा, भविष्य कैसा दिखेगा, ये किसी को नहीं पता था। और इसी उथल पुथल के बीच जो देश जीते थे, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बिल्कुल नए यूरोप को गढ़ने की। उन्हें एक ऐसे महाद्वीप का नक्शा फिर से बनाना था जिसकी जमीन पर इतिहास का तब तक का सबसे भयानक युद्ध लड़ा गया था। और बस इसी चुनौती का जवाब ढूंढने के लिए साल 1919 में दुनिया भर के बड़े बड़े नेता वर्साई के शानदार महल में इकट्ठा हुए, और सबका मकसद सिर्फ एक था, एक ऐसी शांति की बुनियाद रखना जो फिर कभी कभी ना टूटे। अब देखिए, ये जो संधि थी ना, ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही आशावादी विचार काम कर रहा था। एक ऐसा सिद्धांत जिसके आधार पर पूरे यूरोप का नया नक्शा तैयार होना था। इस विचार को कहते हैं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। मतलब सीधा साधा हिसाब था कि जिन लोगों की भाषा, संस्कृति और इतिहास एक जैसा हो, उन्हें अपना खुद का देश बनाने का हक मिलना चाहिए। और यकीन मानिए, उस समय के लिए ये एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त भू राजनीतिक बदलाव। ऑस्ट्रो हंगेरियन, रूसी और ऑटोमन जैसे जो सदियों पुराने बड़े बड़े साम्राज्य थे, वो इतिहास का हिस्सा बन गए, और उनकी राख से ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया जैसे नए देश पैदा हुए। ऐसे देश जो एक जैसी पहचान पर टिके थे। यह सच में एक ऐतिहासिक पल था। सोचिए, पहली बार उन लाखों लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आई जो सदियों से किसी और साम्राज्य के गुलाम बनकर जी रहे थे। यह राष्ट्रवाद और स्वशासन के सिद्धांत की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, आदर्श और असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है, और यहीं से कहानी का दूसरा और कहीं ज्यादा स्याह पहलू सामने आता है। विडंबना देखिए, शांति बनाने की यही कोशिश अनजाने में ही आने वाले कल के संघर्षों के बीज बो रही थी। मतलब जिस चीज को समाधान समझा जा रहा था, वही एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक समस्या की जड़ बन गई। देखिए, असली दिक्कत ये थी कि इस संधि ने जहां नए देश तो बना दिए, वहीं उसने नए अल्पसंख्यक भी पैदा कर दिए। यूरोप में अलग अलग जातीय समूह इतने ज्यादा घुले मिले हुए थे कि एकदम साफ साफ लकीरें खींचना नामुमकिन था। और नतीजा, लाखों लोग अचानक खुद को एक ऐसे देश में पाने लगे जिसे वो अपना मानते ही नहीं थे। और बस यहीं से तनाव की शुरुआत हुई। और इस पूरे असंतोष की आग का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वो जर्मनी में फटने वाला था। इस संधि की शर्तों ने वहां अपमान और बदले की एक ऐसी भावना को जन्म दिया जिसके नतीजे बहुत ही भयानक होने वाले थे। इस संधि ने जर्मनी पर बहुत ही अपमानजनक शर्तें थोप दी। पहली बात, उससे युद्ध अपराध का क्लॉज मानने पर मजबूर किया गया, यानी युद्ध की सारी जिम्मेदारी जर्मनी की। फिर उस पर भारी भरकम आर्थिक जुर्माना लगाया गया, और तो और उसकी सेना को लगभग खत्म ही कर दिया गया। जाहिर है, इसे पूरे जर्मनी में एक राष्ट्रीय अपमान के तौर पर देखा गया। और बस यहीं से उस बड़ी त्रासदी की शुरुआत हुई। संधि की इन कठोर शर्तों ने पूरे देश में एक गहरे असंतोष को जन्म दिया। इस गुस्से और अपमान की भावना ने उग्र राष्ट्रवाद की आग में घी का काम किया, और इसी जहरीले माहौल का फायदा उठाकर एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने सत्ता तक का अपना रास्ता बना लिया। तो जब हम इन दोनों नतीजों को एक साथ रख के देखते हैं, तो वर्साई की संधि की एक बहुत ही पेचीदा, एक बहुत ही जटिल तस्वीर सामने आती है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि वर्साई की संधि के 2 चेहरे थे। एक तरफ था इसका आदर्श, यानी जातीय पहचान के आधार पर नए राष्ट्र बनाना, और दूसरी तरफ थी इसकी कड़वी हकीकत जिसने गहरे असंतोष और खतरनाक राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। ये वाकई एक दोधारी तलवार साबित हुई। तो कुल मिलाकर वर्साई की संधि ने यूरोप का नक्शा तो हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन उसने जो शांति बनाई वो बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही कमजोर। ये संधि
एक ही वक्त में नए राष्ट्रों को जन्म देने वाली भी थी और भविष्य में होने वाले एक महाविनाश की वजह भी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने वाली बात है कि क्या विजेताओं द्वारा हारी हुई कौम पर थोपी गई शांति कभी सच में एक टिकाऊ शांति हो सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे हम समझदार होते जाते हैं, हमारी मुस्कान थोड़ी कम हो जाती है। बचपन में छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी, एक खिलौना, एक छुट्टी या बस दोस्तों के साथ हंसी मजाक। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद भी एक अजीब सी कमी महसूस होती है। तो सवाल ये है, क्या ज्यादा समझदारी सच में हमारी खुशी छीन लेती है? दरअसल समझदारी हमें सच दिखाती है, वो सच्चाई जो कभी कभी बहुत भारी होती है। हम रिश्तों की असलियत समझने लगते हैं, लोगों के इरादे पहचानने लगते हैं और जिंदगी की अनिश्चितताओं को गहराई से महसूस करने लगते हैं। जहां पहले हम बस जीते थे, अब हम हर चीज को समझने और परखने लगते हैं। और यही जगह है जहां खुशी थोड़ी पीछे छूट जाती है, क्योंकि खुशी अक्सर सरलता में होती है और समझदारी जटिलता लेकर आती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समझदार होना गलत है। असल समस्या समझदारी नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल है। जब हम हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, हर बात में मतलब ढूंढने लगते हैं, हर रिश्ते को तौलने लगते हैं, तब हम खुद ही अपनी खुशी को सीमित कर देते हैं। कभी कभी खुश रहने के लिए थोड़ा कम समझदार बनना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ बन जाएं, बल्कि ये कि हम हर चीज को दिल से महसूस करना सीखें, बिना ज्यादा विश्लेषण किए। खुश रहने वाले लोग जरूरी नहीं कि कम समझदार होते हैं, वे बस ये जानते हैं कि कब सोचना है और कब बस जीना है। समझदारी आपको दुनिया को समझने में मदद करती है, लेकिन खुशी आपको जिंदगी जीने का असली मतलब सिखाती है। तो शायद सही सवाल ये नहीं है कि समझदार बनना या खुश रहना, बल्कि ये है कि हम दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएं। क्योंकि असली समझदारी यही है, जहां जरूरत हो वहां सोचें और जहां मौका मिले वहां दिल खोल कर मुस्कुराएं। याद रखिए, जिंदगी को पूरी तरह समझ पाना शायद संभव नहीं है, लेकिन उसे पूरी तरह जीना हमारे हाथ में है।